नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को मानक हिंदी वर्तनी के बारे में बताऊंगा। ये मानक हिंदी वर्तनी एक्चुअली होता क्या है। मानक मतलब मान लेना, हिंदी मतलब हिंदी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, मतलब जिस हिंदी के स्पेलिंग को हम लोग पूर्ण रूप से मान लेते हैं कि यह सही है और इसके सिवा कुछ दूसरा उपयोग नहीं होगा, तो हम लोग उसे मानक हिंदी वर्तनी कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा कि बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा समझाया जा रहा है कि हिंदी का जो मानक रूप है उसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो इन सारे रूपों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि आप लोग हिंदी मानक वर्तनी को नहीं समझ पाएंगे तो हिंदी ठीक से लिख नहीं पाएंगे। जहाँ तक हो सके कि हिंदी अशुद्धि के दो ही कारण होते हैं, ये पहला शब्दों का अशुद्धिकरण और दूसरा जो होता है वाक्यों का अशुद्धिकरण। यदि हम लोग शब्दों का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख जाए, यदि सही शब्दों का सही रूप से यूज़ करना सीख जाए, तो हमारा वाक्य भी ठीक होगा। और हमारा जब वाक्य ठीक होगा तो हम यदि पैराग्राफ लिखे, अनुच्छेद लिखे, लेखन लिखे, कुछ भी लिखे, तो हम लोग ठीक ढंग से लिख पाएंगे। तो सबसे मेन या मुख्य जो है पृष्ठभूमि क्या है, शब्दों का मानक रूप, अर्थात शब्दों का सही ढंग से, सटीक ढंग से और उसकी गलतियां ना हो। इसीलिए आज मैं आप लोगों को मानक हिंदी वर्तनी के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नंबर 1, 1 नंबर खड़ी पाई वाले व्यंजन। अर्थात आप लोग जानते हैं कि व्यंजन और स्वर दो होते हैं, स्वर अ, आ, छोटी बड़ी, जो आप लोग जानते हैं। व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन वर्ण होते हैं, और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि उससे जो है स्वर जुड़ा रहता है। जैसे क, अ जुड़ा हुआ है, अर्थात हर व्यंजन वर्ण में स्वर जुड़े हुए होते हैं। यदि व्यंजन में स्वर नहीं जुड़े होंगे तो आप मान के चलिए कि वो व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ रूप, मतलब जब हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। परंपरागत मतलब परंपरा के अनुसार तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाए। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि नियम क्या बोलता है, कि नियम यह बोलता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण यदि उसके अंत में खड़ी पाई है तो उस खड़ी पाई वाले व्यंजन को जब हम लोग आधा करके लिखते हैं तो आधा कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में बताया जा रहा है, और वो कभी बदला नहीं जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं, ख ग, देखिए इसके नीचे, सॉरी इसके एकदम अंतिम भाग, ये ख जो है ये अंतिम भाग वाला खड़ी पाई, ग खड़ी पाई, घ खड़ी पाई, देखिए सब अंतिम वाले भाग में खड़ी पाई जैसा दिया हुआ, सब खड़ी पाई, सब खड़ी पाई, यहाँ से लेकर पूरा तरह तक पूरा खड़ी पाई दिया हुआ। तो नियम के अनुसार यदि खड़ी पाई वाले जितने भी वर्ण आएंगे व्यंजन वर्ण, उसे आप लोग जब तोड़िएगा तो उसे आधा ख ऐसे लिखिएगा, या आधा ग ऐसे लिखिएगा, या आधा घ ऐसे लिखिए। जैसे ख ख्याति, ग लग्न, घ विघ्न, च कच्चा, ज छज्जा, अड़ नगण्य, त तथ्य, थ पथ्य, ध ध्वनि, न न्याय, प प्यास, ब डिब्बा, भ सभ्यता, म रम्या, य शय्या, ल उल्लेख, व व्यास, श श्लेष, पेट कटा स राष्ट्र, दांती स स्वीकार, छ यक्ष्मा, त्र त्र्यंबक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हाफ वर्ण रहेंगे व्यंजन वर्ण, हाफ व्यंजन वर्ण का मतलब जिसके अंतिम में खड़ी पाई जैसा सिंबल है, निशान है, तो उसे जब हम लोग आधा में लिखेंगे तो उसे ऐसे करके लिखेंगे, आधा ये सब। उसमें इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसका आधा करते हैं, केवल कुछ नहीं करना होगा, इसका खड़ी पाई हटा देना होगा। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, केवल इसका खड़ी पाई हटा दिया गया और कुछ नहीं किया गया, केवल खड़ी पाई, ग हट गया खड़ी पाई, घ खड़ी पाई। मतलब ऐसे वर्ण जब भी आएंगे तो आप आंख बंद करके जब भी ऐसे वर्णों से आप कोई शब्द बनाएंगे
तो उस वर्णों का यदि आधा भाग लिखना रहेगा तो केवल उसके खड़ी पाई को अलग कर दीजिएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा कि केवल खड़ी पाई को अलग करना और कुछ नहीं करना, केवल खड़ी पाई को अलग कर देना है, हटा देना है, अलग नहीं हटा ही देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर दूसरा में हम लोग आते हैं। नंबर दूसरा भाग में क्या होता है, क और फ के संयुक्ताक्षर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने खड़ी पाई वाले वर्णों को मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई नहीं होते हुए भी उसका भी इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पर क और फ, ये क जो है ये बगुला की चोंच की तरह यहाँ पर देखिए एक लटका हुआ है, यहाँ पर भी लटका हुआ है, यहाँ पर। इसको यदि हम लोग जब आधा करते हैं तो कुछ नहीं, उस बगुले वाले चोंच जो दिया गया है, जैसे दिया गया है, उसको हाफ कर देना, जैसे संयुक्त आधा क, पक्का आधा क, दफ्तर आधा फ आदि की तरफ बनाया जाए। मतलब इसी की तरफ बनाया जाए। इसमें जो है आधा क के नीचे हलंत वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे, इसमें केवल उस बगुले की चोंच की तरह उसको सिर्फ हटा देना, अलग कर देना। ठीक उसी तरह यहाँ पर जब दिया जा रहा है अंग, छ, ट, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल या हलंत चिन्ह लगाकर ही बनाया जाए। अर्थात इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जिन वर्णों के अंतिम भाग में खड़ी पाई अर्थात पूर्ण विराम की तरह सिंबल होता है, निशान होता है, उसको जब हम लोग आधा करते हैं तो केवल उस सिंबल को इस आधे करने के लिए उसके अंतिम भाग में जो पूर्ण विराम जैसा है उसको केवल हटा देते हैं। उसके बाद क, फ ये दोनों जो है उसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसके बगुले की चोंच की तरह जो ये है उसको हाफ कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या आते हैं, अंग अर्थात पूर्ण विराम नहीं, मतलब खड़ी पाई वाले वर्ण और क, फ को छोड़कर जितने भी वर्ण आएंगे उन सब वर्णों में नीचे हलंत दिया जाएगा, जैसे वांग्मय, लट्टू, बुढ़ा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। इन सारे वर्णों को ऐसे ही लिखना होगा, ऐसे नहीं लिखना होगा जैसे यहाँ पर दिया गया है। ये वाला बुढ़ा, विद्या, यहाँ पर एक्चुअली ये वांग्मय और ये बुढ़ा ये एक्चुअली इसमें होगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, लेकिन ये वांग्मय और बुढ़ा जो है यहाँ पर होगा। उसके बाद विद्या भी यहीं पर होगा, चिन्ह भी यहाँ पर होगा, लेकिन इसके नीचे हलंत, इसके नीचे भी हलंत होगा जो नहीं दिया गया। आप लोग देख लीजिए, हलंत दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ब्रह्मा भी यहीं पर होगा। अर्थात ये नहीं जो है ये नहीं वर्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब जो है ये जो वर्ण जो दिए गए हैं, जो वर्णों से शब्द बनाए गए हैं, और ये जो शब्द है दोनों एक ही है, सिमिलर है। ये केवल नहीं होगा, ये नहीं आप नहीं दीजिएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद बताया जाए संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे। अर्थात र के 3 रूप होते हैं, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। इसका मतलब यहाँ पर र एक वहाँ पर र, एक यहाँ पर र। ये 3 जो रूप जो है ये मान्य रहेंगे। इन तीनों रूपों को आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपयोग किया जाएगा र का, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर में आ रहे हैं, ये श्रीमान वाला श्र का प्रचलित रूप ही मान्य रहेगा। अतः श्री जो ऐसा जो दिया जा रहा है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और आज भी हम लोग करते हैं, जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्री, ठीक है। तो ये श्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। उसके बाद अगला हम लोग आते हैं हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व। यथा देखिए, इसका मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए कोई वर्ण है जो जिसके अंतिम भाग में पूर्ण विराम या फिर खड़ी पाई जैसे वर्ण नहीं है, यदि उसके नीचे हलंत दिया जा रहा है, यदि उसके अलावा जो जैसे ट, यहाँ पर मैंने बताया अंग, छ, ट, ड, ढ, द, ह ऐसे वर्ण यदि रहेंगे, उसके नीचे यदि हलंत देकर आधा कर दिया जाए और उसके बाद फिर वैसा ही एक वर्ण लिखा जाए, तो हम लोग उस वर्ण को आधा करने के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल ठीक उसके बाद ही करेंगे। जैसे कुट्टिम, कुट्टिम का मतलब ये हुआ कि आधा ट, आधा
ट और पूरा ट जो दिया गया इसमें छोटी की मात्रा होगी। तो छोटी की मात्रा कहाँ से होगी? यहीं से होगी। ये जो आधा ट दिया गया ठीक उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी छोटी की मात्रा। जैसे चिट्ठियाँ, द्वितीय, आधा द, वो हमें छोटी की मात्रा, वो हमें छोटी की मात्रा जो दी जा रही है वो छोटी की मात्रा यहाँ से नहीं दी जाएगी, द की यहाँ से नहीं दी जाएगी, यहाँ से दी जाएगी। ठीक उसी तरह बुद्धिमान, द आधा दिया गया, ध में छोटी की मात्रा जब दी जाएगी तो द की यहाँ से नहीं दी जाएगी बल्कि ध के यहाँ से दी जाएगी। उसी तरह चिन्हित, ची आधा ह, आधा ह, न में छोटी की मात्रा जो दी जा रही है तो न में छोटी की मात्रा ह की यहाँ से नहीं दी जाएगी बल्कि यहाँ से दी जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये दो भाग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद तीसरा बताऊंगा, लेकिन इसको मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। धन्यवाद।